कैप्चर 7 आदित्य का सच्चा प्यार। वही एयरपोर्ट के प्राइवेट प्लेस में जहां दीवान फैमिली का प्राइवेट जेट लैग हुआ और उसी प्लेस पर आदित्य जो अपनी पूरी पुलिस फोर्स की फुल टीम के साथ मौजूद था हरिश्चंद्र दीवान का स्वागत करने के लिए। नोटिस टाइम गाइज, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पूरी तरह से केवल 10 अध्याय अपलोड करने जा रहा हूं। यदि आप सभी और एपिसोड चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग द चैप्टर। तभी जेट से हरिश्चंद्र पहले आकर उतरे और उनके पीछे आरंभ और बाकी के सारे फैमिली मेंबर। फिर हरिश्चंद्र आदित्य के पास आकर उनसे हाथ मिलाकर बोले, वह आदित्य राजपूत आज इलाहाबाद का डीएम हमारे स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा है। आदित्य हरिश्चंद्र जी से हाथ मिलाते हुए कहा, पर इंदौर के राजा के आगे ये डीएम भी बहुत छोटा है राजा साहब। फिर हरिश्चंद्र आदित्य से आरंभ को मिलाते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये है हमारे बेटे आरंभ दीवान और इंदौर के अगले राजा। जिसके बाद आरंभ और आदित्य भी एक दूसरे से हाथ मिलाया और उसके बाद सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। एक गाड़ी में आगे की पैसेंजर सीट पर आदित्य बैठा था तो पीछे आरंभ और हरिश्चंद्र बैठे हुए थे। तभी आदित्य कहा, तो बताइए राजा साहिब, पहले कहाँ चलेंगे आप? हरिश्चंद्र बोले, वहीं ले चलिए, उसी घाट पर जहां आपका पूरा बचपन एक इंतजार में बिता है। वहीं आरंभ ये सुन हरिश्चंद्र जी से पूछा, मतलब हम कुछ समझे नहीं बाबा, इनके बचपन का इंतजार। आदित्य को देख हरिश्चंद्र हंसते हुए बोले, बहुत लंबी कहानी है आरंभ, कभी फुर्सत में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये अपनी जिंदगी के 7 साल किसके इंतजार में उस घाट में बैठे बिता दिए। वहीं सरस्वती घाट पर अद्रांक्षी अपने पैरों में घुंघरू बांध रही थी और चुनमुन भी बाकी की लड़कियों के पैर में घुंघरू बांधने में मदद कर रही थी। उसके बाद सब अपने डांस के लिए अपनी अपनी जगह ले लिए और तभी चुनमुन अपना गाना गाना शुरू कर दी। रघुकुल रीत सदा चली आई, सियावर रामचंद्र की जय। प्रयागराज की सड़कों पर पूरे दीवान फैमिली की गाड़ी हवा को चीरते हुए चली जा रही थी। उस वक्त एक डीएम के ऑर्डर पर पूरी रोड को पहले से ही खाली करवा दिया गया था। हर एक चौराहे पर पुलिस पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ मौजूद थी। तादी या नाधीम, घर मोर परदेसिया, आओ पधारो पिया। वही मंदिर में अद्रांक्षी लड़कियों के साथ घूम घूम कर डांस करे जा रही थी। चुनमुन एक जगह बैठकर सुर से सुर मिलाकर गाना गा रही थी। उस गाने पर सभी लड़कियां क्लासिकल डांस किए जा रही थी। तादी या ना ता दे रे ना दुम धापा मा गा रे सा नीसा रे रे गा। चुनमुन के इतना गाने के बाद अद्रांक्षी आगे गाने लगती है और गाते गाते डांस भी किए जा रही थी। उस वक्त अद्रांक्षी ने सफ़ेद कलर का घेरेदार लॉन्ग स्कर्ट और एक ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। उसकी कमर और नाभि के पास कट होने की वजह से उसकी पतली कमर और नाभि साफ साफ दिख रही थी। वही डांस के साथ उसके कानों के झुमके और बाल हवा में लहरा रहे थे। न तो मैं आ की लोरी तब से बिरहा मोहे सताए रे। तभी मंदिर के बाहर ब्लैक कलर की कार आकर रुकी और उसमें से एक गार्ड निकलते हुए उस कार के पीछे का डोर खोला, जिसमें से एक शख्स उतरा। जब उसके कानों में वो धुन सुनाई दी तो अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद वो शख्स अंदर की ओर जाने लगा जहां अद्रांक्षी और चुनमुन थी। हाँ, न तो मैं आ की लोरी, बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया। तभी घुंघरू टूट जाने की वजह से कुछ घुंघरू अद्रांक्षी के पैर में चुभ गए, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी कि वो शख्स तुरंत आगे आकर अपने मजबूत हाथ से अद्रांक्षी की एक हाथ को पकड़कर गिरने से बचा लिया। गिरने की डर की वजह से अद्रांक्षी ने उस वक्त अपनी आंख बंद कर ली थी। उस वक्त उसका शरीर अपने हाथ के भरोसे टिका था। उसका आधा शरीर हवा लटका हुआ था, उसका दूसरा हाथ पीछे की ओर झूल रहा था। जब अद्रांक्षी अपना आंखें धीरे धीरे खोलकर सामने मौजूद उस शख्स को देखी, जिसने अपने एक हाथ से उसकी की कलाई को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया था। घर मोर परदेसिया, आओ पधारो पिया। जब अद्रांक्षी अपने आंख खोलकर सामने मौजूद शख्स को देखी जिसने उसे गिरने से बचाया था, तो उसे देखकर अद्रांक्षी की चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा गई। वो अपने आप को जल्दी से संभालते हुए खड़ी होकर उस शख्स के गले लग गई।
और खुशी से चहकते हुए बोली, शिव जी आप आ गए। वही शिव भी अद्राक्षी को गले लगाकर कहा, और क्या हमें तो आना ही था, अपनी होने वाली बीवी के पास तो लीजिए हम आ गए। तभी उनके पास चुनमुन की खांसने की आवाज आई। सुन अद्राक्षी और शिव एक दूसरे से अलग हो गए। उस समय दोनों ही शर्म की वजह से अपने चेहरे नीचे कर लिए। वही चुनमुन शिव के पास आकर उनके कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा जी, तो यहाँ खुले खुले में ही ये सब चल रहा है। हम आपको बताते जमाई सा कि ये आपका लंदन नहीं है, ये इंडिया है, और आप इस समय एक मंदिर में खड़े हैं, समझ गए। शिव चुनमुन से अपने कान छुड़ाते हुए कहा, अरे चाची जी छोड़िए तो मेरे कान छोड़िए, देखिए न यहाँ पर इतने बच्चे हैं, क्यों आप हमारा मजाक उड़वाने में लगी है। जब चुनमुन शिव का कान छोड़ दी तो शिव चुनमुन के पैर छूते हुए चुनमुन को नमस्ते करके चुनमुन से चिराग के बारे में पूछा, तो बताए कहाँ है हमारे छोटे राजकुमार, कहीं नजर नहीं आ रहे। चुनमुन बोली, कुछ नहीं, बस वो स्कूल गए हैं, आते ही होंगे। शिव ने कहा, ठीक है, अब हम आए हैं तो अपने छोटे भाई को सरप्राइज तो देकर ही रहेंगे। उसके बाद शिव ने आगे कहा, क्यों ना हम अद्राक्षी के साथ चिराग को लेने उनके स्कूल ही चले जाए। चुनमुन खुशी खुशी शिव से बोली, ठीक है, आप अद्राक्षी के साथ चिराग को लेने चले जाइए। जिसके बाद शिव अद्राक्षी को लेकर अपनी कार में बैठते हुए मंदिर से चला गया। तभी उनके कार के बगल से हरीश चंद्र दीवान की गाड़ी मंदिर की ओर गई। एक तरफ अद्राक्षी कार की खिड़की की तरफ बैठकर मंदिर से बाहर जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरंभ की कार की विंडो साइड बैठकर मंदिर की ओर आ रहा था। उस वक्त दोनों की ही गाड़ी एकदम नजदीक से गुजर गई, पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाए। फिर हरिश्चंद्र की गाड़ी सीधा मंदिर के गेट के सामने रुकी। आदित्य उन्हें अंदर चलने के लिए बोलकर घाट की तरफ चला गया, जहां चुनमुन लड़कियों को डांस सिखाया करती थी। वही हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुए। जब आरव और आरवी घाट के किनारे खड़े होकर वहां का नजारा देखा तो वहां की खूबसूरती देख आरवी बोली, वाह भाई क्या नजारा है, मन तो कर रहा है यहीं पर बस जाऊं। आरव ने कहा, ये तो अच्छी बात है, बस क्यों नहीं जाती यहीं पर आराम से घाट किनारे सोना, जो यहाँ प्रसाद मिलेगा उसे खाना, और इसी गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नहा लेना। आरवी गुस्सा करते हुए बोली, भाई आप हमेशा मौका नहीं ढूंढते हैं न हमारा मजाक उड़ाने के लिए। हम कहाँ इस जगह की तारीफ कर रहे हैं, तो आप हैं कि हमारा मजाक ही बनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी चुनमुन को हरीश चंद्र जी से मिलाने ले आया था। चुनमुन हरीश चंद्र जी के पैर छूते हुए उनसे नमस्कार करी। फिर चुनमुन आदित्य धीरे से पूछी, ये हरीश चंद्र जी कौन है। आदित्य उसके कान में कहा, ये इंदौर के राजा हैं, हमारी माँ के भाई, हमारे मामा जी। ये सुन चुनमुन हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो जिस चीज से भागती थी वही चीज उसके करीब आ गई। एक तो उसके पति का ही इतना पावरफुल बैकग्राउंड होना कम था, जो अब ये इंदौर के राजा भी आ गए, क्योंकि आदित्य खुद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य राजपूत का छोटा बेटा था। विक्रमादित्य राजपूत जो कि उज्जैन के राजा थे, और उनका बड़ा बेटा विक्रम राजपूत जो इस समय उज्जैन का राजा है। शिवांश राजपूत विक्रम राजपूत का ही बेटा है, जिससे आदित्य अद्राक्षी की शादी करवाना चाहते हैं। चुनमुन हमेशा से ही इन राजाओं की जिंदगी से दूर भागती रही है, क्योंकि जो कुछ उसके अतीत में अद्राक्ष कामाक्षी के साथ हुआ, ये सब सोचकर उसे इन इतने बड़े पद वालों से डर था कि हमेशा ही इन पर खतरा मंडराता रहता है। इसी कारण आदित्य चुनमुन के डर को समझकर अपना राजमहल छोड़कर चुनमुन के साथ एक नॉर्मल से जिंदगी जी रहा था, ताकि वो आराम से चैन की जिंदगी जी सके बिना किसी डर खौफ के। तभी नंदिनी जी आकर बोली, कहाँ खो गई आप छोटी बहू रानी, हमसे नहीं मिलेंगी। वही चुनमुन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए नंदिनी जी से भी मिली, जिसके बाद आदित्य हरीश चंद्र जी के ठहरने के लिए उन्हें अपने महल ले गया, जो कि प्रयागराज में ही था, जहां आदित्य बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ इस महल में रहकर बचपन से ही चुनमुन का सरस्वती घाट पर बैठ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने चुनमुन को पहली बार तब देखा था जब चुनमुन 4 साल की थी और कामाक्षी के साथ उसी घाट पर खूब खेला करती थी, और आदित्य चुपके से चुनमुन को वही देखा करता था।
पर एक रात चुनमुन अचानक से कहीं चली गई। उसके बाद से आदित्य को चुनमुन कहीं नहीं मिली। फिर भी आदित्य इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसे चुनमुन मिल ही जाएगी, इसीलिए आदित्य 7 साल से रोज वो घाट पर चुनमुन का इंतजार करता रहा। फाइनली पूरे 7 साल बाद उसे एक सुबह उसी घाट पर चुनमुन उसे मिल ही गई। उस वक्त चुनमुन के कपड़े खून से लथपथ और चुनमुन नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में लिए उसी घाट किनारे सो रही थी। उस वक्त आदित्य 15 साल का हो चुका था और वह चुनमुन को ऐसी हालत में देख अपने दादा दादी को बुलाकर चुनमुन को अपने साथ अपने महल ले गया। फिर वहीं से धीरे धीरे आदित्य चुनमुन की दोस्ती हुई। आदित्य हमेशा ही चुनमुन अद्रांक्षी का ख्याल रखता था। जब दोनों ही बड़े हो जाते हैं तो आदित्य के दादा दादी ने आदित्य की शादी चुनमुन से ही करवानी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका पोता चुनमुन से कितना प्यार करता था। पर चुनमुन आदित्य से शादी सिर्फ इसलिए करने के लिए तैयार हो गई कि उसके ऊपर आदित्य के बहुत एहसान थे और उसने इसी एहसान के बदले आदित्य से शादी की। पर शादी के बाद धीरे धीरे चुनमुन को पता चला कि आदित्य उससे बचपन से ही प्यार करता था, जिसे जानकर चुनमुन को उसके दिल में चुभन सी हुई। उसके बाद चुनमुन ने भी आदित्य को अपना लिया। तब से आदित्य चुनमुन अद्रांक्षी साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ वक्त बाद आदित्य चुनमुन का छोटा सा बेटा चिराग हुआ। आदित्य की ये सभी यादें जो उसके इस महल से जुड़ी हुई थी। आदित्य, चुनमुन और हरिश्चंद्र दीवान, उनकी फैमिली, सब लोग आदित्य के महल आ चुके थे। उसके बाद आदित्य सबको वहां पर छोड़कर अपने घर के लिए जाने लगा। पर हरिश्चंद्र जी उसे रोकते हुए बोले, ऐसे इतने वक्त बाद हम आपसे मिले हैं आदित्य, तो क्या आप हमारे साथ अब वक्त भी नहीं बिताएंगे? आदित्य ने कहा, ऐसा नहीं है मामा जी, हम बस थोड़ा काम से जा रहे थे। हरिश्चंद्र जी बोले, ठीक है, पर आपको जो भी काम है वो करके यही वापस आइएगा, क्योंकि जितने भी दिन हम यहाँ हैं आपको हमारे साथ यही रुकना पड़ेगा। फिर चुनमुन उनको देखते हुए बोले, छोटी बहू आपको भी। जिसके बाद चुनमुन भी उनकी हाँ में हाँ बोलकर महल में रुक गई। वही शिव और अद्रांक्षी भी चिराग के स्कूल के बाहर चिराग के आने का इंतजार कर रहे थे। जब चिराग स्कूल से बाहर आते हुए वहां पर अद्रांक्षी के साथ शिव को देखा तो खुशी से शिव के पास जाते हुए शिव के कमर को कस के पकड़ लिया। वही शिव भी चिराग को गोदी में उठाते हुए कहा, और मेरे छोटे राजकुमार कैसे हैं आप? चिराग बोला, हम तो ठीक हैं भाई साहब, पर आप इतना देर क्यों लगा दिए वापस आने में? शिव ने कहा, वो क्या है ना, काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए हमें वक्त लग गया आने में। चिंता मत करिए, हम इस पर अच्छा खासा वक्त लेकर आए हैं आपके लिए और अद्रांक्षी के लिए। ये सुन चिराग गुस्से से कहा, नहीं, आपका वक्त सिर्फ हमारा होगा, इसमें भुक्कड़ नहीं आएगी। वही अपने लिए भुक्कड़ सुनकर अद्रांक्षी चिराग को घूरने लगी। शिव अद्रांक्षी के लिए भुक्कड़ सुनकर चिराग की नाक पकड़ते हुए कहा, अच्छा जी, तो अद्रांक्षी भुक्कड़ है तो हम क्या हैं? चिराग कहा, आप खड़ूस राजा। ये सुन शिव अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अच्छा, तो उज्जैन के छोटे राजकुमार उज्जैन के बड़े राजा से उन्हीं के सामने खड़ूस राजा बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। आपको पता भी है हम आपको कितनी बड़ी सजा दे सकते हैं ऐसा कहने के लिए? चिराग हंसते हुए कहा, हाँ पता है, तो चॉकलेट, कैंडी, केक, पेस्ट्री, अगर उज्जैन के राजा से ऐसी सजा मिलती तो हम आपको कुछ भी बोलेंगे। ये सब देखते हुए अद्रांक्षी बोली, अगर दोनों भाइयों का भरत मिलाप हो गया हो तो हम चले वापस घर। जिसके बाद तीनों ही कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। चुनमुन शिव को फोन करके उसे महल में आने के लिए बोल दी थी और शिव अद्रांक्षी के साथ महल की ओर चल दिए। इन सबके बीच आरंभ वो पहले ही मंदिर से निकलकर किसी और काम के लिए कहीं चला गया था। जब कुछ देर बाद फिर अद्रांक्षी महल पहुंचे, वहां पर हरीशचंद्र और उनके सभी फैमिली वालों से मिली। अद्रांक्षी को हरीशचंद्र जी को अद्रांक्षी पहली ही नज़र में पसंद आ गई, क्योंकि वो अपने बेटे आरंभ के लिए ऐसी ही लड़की तो चाहते थे। बस जब उन्हें ये पता चलता है कि अद्रांक्षी की मंगनी पहले से ही शिवांश के साथ हो चुकी है तो वो अपनी इस उम्मीद को छोड़ दिए, जिसके शिवांश अद्रांक्षी कमरे में चले गए। दूसरी तरफ जयपुर में राघव जीप चला रहा था और कामाक्ष बार बार जीप के शीशे में अपना चेहरा निहार कर राघव से पूछे जा रहा था, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? ऐसे तो नहीं लगेगा ना कि राजकुमारी हमें सड़क छाप रोमियो समझ ले?
वही राघव मन में कहा, अरे हुजूर, अब कौन बताए आपको कि राजकुमारी तो आपको सड़क छाप रोमियो नहीं एक गली का गुंडा समझने वाली है। भला कोई इतने सालों बाद जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो ऐसे जाता है क्या? आरंभ आखिर क्यों नजर रख रहा है अद्रांक्षी पे? क्या मकसद है उसका प्रयागराज आने का? क्या होगा जब आदित्य को पता चलेगा कि अद्रांक्षी पे नजर रखने वाला शख्स आरंभ है? सो गाइज, अभी ये स्टोरी ऑडियो बुक के लिए एडिट हो रही है, तो हो सकता है आप लोग को आगे के कुछ ओल्ड एपिसोड भी मिल जाएंगे। सो प्लीज 5-6 चैप्टर स्किप करके रीड करिएगा। नॉवल चैप्टर डी 6253 ऑफ 360,276 फास्ट 7,792 DC 9 E8 D46 A366648 F39 BF सक इक्वल्स 7 चैट मदिराक्षी हुई अगवा। राघव मन में कामाक्ष की बुराई करते हुए बोला, इनको तो पहनना है वही जीन्स के ऊपर कुर्ता और माथे पर पंडितों की तरह इतना लंबा टीका, कान में कुंडल, ये नहीं कि आज के जमाने की तरह टी शर्ट, जीन्स पैंट या 3 पीस सूट उस तरह कपड़े पहने। पर नहीं, इन्हें तो प्योर ठाकुर वालों के अवतार में रहना है, महाकाल सच्चे भक्त बनकर। राघव मन में यही सब कामाक्षी के बारे में बोल रहा था। तभी कामाक्ष राघव को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, तू कहाँ खो गया? मैं तुझसे कब से पूछे जा रहा हूँ कि ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ, पर तुम तो अपनी ही दुनिया में मगन हो। अपने ख्यालों से बाहर आकर राघव कामाक्ष से कहा, अरे हुजूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सच कहे तो एकदम हीरो लग रहे हो आप। हमको तो लगता है कहीं एयरपोर्ट से पर मौजूद सारी लड़कियां आप ही के पास आ जाएंगी आपको शादी के लिए प्रपोज करने। कामाक्ष बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, हम अपनी मदिराक्षी के अलावा किसी भी लड़की के प्रपोजल को नहीं स्वीकारेंगे। हमें तो हमारी मदिराक्षी ही शादी के लिए प्रपोज करेगी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम ही कर देंगे। फिर राघव कहा, अगर उन्होंने शादी से मना कर दिया तो? कामाक्ष राघव को घूरते हुए कहा, पहले तुमको टपकाएंगे और तुम्हारी ही चिता के सामने जबरदस्ती उनके साथ साथ फेरे लेंगे, तो ठीक रहेगा। राघव कामाक्ष के घूरते हुए आंखों देखकर डरकर सामने देखने लगा, पर बीच में मार्केट होने की वजह से जाम लगा हुआ था, जिसके कारण राघव को जीप रोकनी पड़ी। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। स्टार्टिंग द चैप्टर। कामाक्ष राघव को आगे की ओर भेजते हुए कहा, जाकर देखो अब किसने हमारे बाप की सड़क पर धरना दिया है, जिसने पूरा सड़क ही जाम कर दिया। जिसके बाद राघव जीप से उतरकर आगे की ओर चला गया। वही जब कामाक्ष सीट पर बैठे हुए मार्केट की ओर देखा तो जहां जलेबी समोसे फल की दुकानों में भीड़ लगी थी। ये सब देख उसे ख्याल आया कि मदिराक्षी को तो ये सब बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसके लिए भी ये सारी चीजें ले ली जाए। उसके बाद कामाक्ष उतरते हुए दुकान पर जाकर कहा, ओ काका, यहाँ जितने भी पकवान दिख रहे हैं ना, सबको पैक करवा कर हमारी पीछे वाली गाड़ी में रखवा दो। दुकानदार कहा, क्यों छोटे मालिक, कुछ खास है क्या राठौर हवेली में आज? कामाक्ष कहा, अरे नहीं काका साहब, वो हमारी राजकुमारी आ रही है ना, तो सोचा बस आज उनके लिए कुछ लेते चले, आखिर इतने सालों बाद जाकर आज उनसे मिलना है हमें। कामाक्ष जब ये लाइन बोला तो उसे के मन में एक धुन आने लगी। उसके बाद कामाक्ष दुकान से सामान लाकर गाड़ी में रखकर और सीट पे अपना सिर टिकाकर मदिराक्षी के ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद वहीं राघव कामाक्ष को सीट पर सोता हुआ देख उसे कब से जगाए जा रहा था, उठो हुजूर उठो। पर कामाक्ष तो अपनी ही दुनिया में मस्त नाचते गाते सपने देखते हुए सोए जा रहा था। जब राघव कामाक्ष को उठाते उठाते थक गया तो वो बोतल लेकर कामाक्ष के मुंह पर पानी डाल दिया। कामाक्ष चौंकते हुए उठकर बोला, गुजिया, पापड़, समोसे। राघव कामाक्ष को घूरते हुए कहा,
ये क्या हुजूर, आप ये गुजिया पापड़ पकोड़े क्यों बड़बड़ा रहे हैं? क्या आपसे कोई छीन के ले जा रहा है? वही जब कामाक्ष होश आया कि इतनी देर से जो वो महसूस कर रहा था वो तो सिर्फ एक सपना ही है। असल में तो वो वही सीट पर बैठे बैठे ही सो गया। बेचारा जो इतनी देर तक मार्केट में मदिराक्षी के साथ नाचे गाए जा रहा था वो सब तो सिर्फ सपना ही था। जिसके बाद कामाक्ष अपना मुंह लटकाते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट, हमारी राजकुमारी इंतजार कर रही हैं। राघव को कामाक्ष की हरकत देख वो उसे बिल्कुल एकदम पागल समझ रहा था और वो दोनों एयरपोर्ट की ओर चल दिए। जब वो लोग एयरपोर्ट के एक प्राइवेट प्लेस पर पहुंचे जहां पर मदिराक्षी का प्राइवेट जेट लैंड करने वाला था, वहां का नजारा देख दोनों दंग रह गए, क्योंकि वहां पर जेट पहले से ही आ चुकी थी और कुछ पहरेदार जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। तभी कामाक्ष हैरानी से एक पहरेदार के पास जाकर पूछा, ये सब किसने किया है? राजकुमारी कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पहरेदार दर्द से कराहते हुए कहा, हुजूर, वो चौधरी के आदमी आए थे और उन्होंने ही ये किया, फिर राजकुमारी को भी अपने साथ ले गए। ये सुन कामाक्ष की मुठियां गुस्से से कह गई। लो तुरंत ही एयरपोर्ट से चौधरी हवेली की ओर निकल पड़ा। चौधरी हवेली जहां पर प्रीतम बगीचे पर आराम से बैठा अपने चमचों से मसाज ले रहा था, तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आने लगी। गोलियों की आवाज सुन प्रीतम जल्दी से हवेली के गेट की ओर गया, जहां कामाक्ष अपने आदमियों के साथ प्रीतम के आदमी पर हमला करते हुए उसके हवेली में दाखिल हो रहा था। तभी प्रीतम कामाक्ष के सामने आकर उसे रोकते हुए कहा, ये क्या जबरदस्ती है कामाक्ष सिंह राठौर? तुम इस तरह से हमारे हवेली में हमारे आदमियों को मारते हुए कैसे अंदर तक आ सकते हो? कामाक्ष प्रीतम से गुस्से से कहा, बताओ कहाँ रखा है तुमने मदिराक्षी को, वरना अभी हम अपनी शादी बंदूक की गोली तुम्हारे भेजे में डाल देंगे। ये सुन प्रीतम हैरानी से कहा, क्या मदिराक्षी? वो कब वापस आई? कामाक्ष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अनजान बनने की कोशिश मत करो प्रीतम चौधरी, जल्दी बता दो कि तुमने मदिराक्षी को कहाँ रखा है। हमें पता है तुम्हारी नियत पहले से ही थी हमारी मदिराक्षी पर है। ये सुन प्रीतम गुस्से से कहा, पागल मत बनो कामाक्ष, ये मत भूलो कि मदिराक्षी हमारी भी दोस्त है, हम कभी उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोचेंगे। रही बात उसको अगवा करने की या गायब होने की, हम सच में नहीं जानते कि मदिराक्षी कहाँ है। कामाक्ष ने कहा, अच्छा तो क्या हमारे आदमियों को चौधरी के भूत आकर मारकर गए हैं और मदिराक्षी को अगवा करके ले गए हैं? हमें सब सच पता है, यहाँ तक कि हुकुमसा ने भी हमसे कहा था कि चौधरियों की नज़र पहले से ही मदिराक्षी पर है, इसलिए वो सुबह आए थे हमारे पास ताकि हम खुद मदिराक्षी को सुरक्षित उनके महल तक पहुँचा सके। तो अब चुपचाप बता दो कि तुमने मदिराक्षी को कहाँ रखा है। वही प्रीतम भी गुस्से में कहा, हमने तुमसे कहा ना कामाक्ष कि हमें नहीं पता मदिराक्षी कहाँ है और हम उसे कभी भी अगवा करने के बारे में नहीं सोच सकते। तभी प्रीतम को कुछ ख्याल आया कि सुबह जब वो चौधरी महल आ रहा था, तभी महल से राजेंद्र चौधरी के कुछ खास आदमी गाड़ी में बैठकर महल से जा रहे थे, पर उस वक्त प्रीतम ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये याद आते ही प्रीतम कामाक्ष से कहा, एक मिनट, तुम सही कह रहे हो, मदिराक्षी के गायब होने में चौधरी का ही हाथ है, पर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये सब काकासा ने करवाया है। हमने सुबह देखा था कि सुबह उनके कई आदमी महल से गए थे, इसका मतलब वो लोग जरूर मदिराक्षी को ही अगवा करने गए होंगे। इतना सुन कामाक्ष कहा, जल्दी बताओ उन्होंने मदिराक्षी को कहाँ रखा होगा, पता करो। जिसके पास प्रीतम कामाक्ष को रोकते हुए अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। फिर कॉल में कुछ देर बात करने के बाद कामाक्ष के पास आकर कहा, हमें पता चल गया उन्होंने मदिराक्षी को कहाँ रखा है। काकासा के आदमियों ने मदिराक्षी को हमारी ही उस बंद पड़ी फैक्ट्री में रखा है। ये सुनते ही कामाक्ष तुरंत ही वहां से जाने लगा, तो प्रीतम कामाक्ष को रोकते हुए कहा, रुक जाओ कामाक्ष, तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक है, यहाँ तक हम भी उनसे नहीं उलझते। कामाक्ष रुकते हुए पीछे बिना पलटे कहा, शायद वो लोग हमें नहीं जानते कि हम कितने खतरनाक हैं, पर अब जाकर उन्हें हमारे रुद्र रूप से सामना होगा। अब तक सबने हमें सिर्फ एक भोला भाला लड़का ही समझा है, पर कोई नहीं जानता कि जब बात हमारे अपनों की पे आती है तो हम क्या कर बैठते हैं।
ये कहकर कामाक्ष वहां से गुस्से से चला गया। कुछ देर बाद प्रीतम की फैक्ट्री के बाहर कामाक्ष की 10 गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से कामाक्ष अपनी गाड़ी से उतरते हुए सामने मौजूद हर शख्स को गोलियों से भूनते हुए फैक्ट्री के अंदर की ओर जाने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में खून सवार था। गुस्से की वजह से उसकी हाथ की नसें, माथे की नसें साफ दिख रही थी। उसकी आंख एकदम लाल और चेहरा एकदम कठोर। सामने मौजूद हर शख्स को बस अंधाधुंध मारते हुए फैक्ट्री के अंदर जा रहा था। अंदर चौधरी के आदमी चारों से गोलाई से बैठे हुए थे और ठीक उनके बीच में एक लड़की, जिसका हाथ ऊपर रस्सी से बंधा था, उसका पैर स्टूल पर था। उस वक्त चौधरी के आदमी उसके पैर से स्टूल को बार बार हटाए जा रहे थे, फिर लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से मदिराक्षी का भार उसकी कलाइयों पर पड़ रहा था। पर रस्सी की वजह से उसकी कलाइयां छिल गई थी। उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। वह डर की वजह से रोए जा रही थी। ये सब देख कामाक्ष का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो उन आदमियों के पास जाकर सबको बुरी तरह से मारने लगा। उसके बाद मदिराक्षी की रस्सी पर गोली चलाकर मदिराक्षी की रस्सी को तोड़ दिया। रस्सी के छूट जाने की वजह से मदिराक्षी जो गिरने वाली थी, कामाक्ष उसे तुरंत अपनी बाहों में थाम लिया, जिसकी वजह से मदिराक्षी सीधा कामाक्ष की गोदी में गिरी। वही कामाक्ष जब मदिराक्षी के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। माथे पर हल्की सी चोट का निशान, आंसू सूख गए थे। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। लही मदिराक्षी के कामाक्ष को देख उसके गले में हाथ डालकर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कामाक्ष भी मदिराक्ष को कस के गले लगाकर उसके बाल के ऊपर हाथ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर ऐसे ही मदिराक्षी को गोदी में लिए पीछे की ओर मुड़ा। तब तक कामाक्ष के सभी आदमी ने चौधरी के आदमियों को बुरी तरह से मार मार के रस्सी से बांध दिया था। फिर कामाक्ष उन सब को जिंदा जला देने के लिए बोलकर मदिराक्षी को गोद में लेकर फैक्ट्री से बाहर चल दिया। वही चौधरी के आदमियों ने जब अपने बारे में ऐसा सुना तो डर की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। पर कामाक्ष के आदमी चौधरी के आदमियों को के ऊपर पेट्रोल डालकर और उस पूरी फैक्ट्री पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाकर उस आगे से निकल गए। चौहान महल में जब भरत चौहान को मदिराक्षी के अगवा होने की बात पता चली तो वो भी परेशानी से इधर उधर टहले जा रहे थे। जय सिंह भरत को शांत करते हुए बोले, आप चिंता मत करिए, कामाक्ष गया है, मदिराक्षी को लेने वो आता ही होगा। वहीं सोफे पर मालिनी जी ने भी रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। उन्हें सिया और साक्षी मिलकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद महल के बाहर कामाक्ष की गाड़ी आकर रुकी और वो मदिराक्षी को अपनी गोद में लिए महल के अंदर आया। उसके पीछे राघवपुरी डॉक्टर्स की टीम लेकर आ रहा था, क्योंकि कामाक्ष ने फैक्ट्री से निकलते ही राघव को डॉक्टर की पूरी टीम लाने को बोल दिया था। कामाक्ष मदिराक्षी को लाकर वहीं सोफे पर आराम से लेटा दिया, जिसके बाद डॉक्टर मदिराक्षी का चेकअप करने लगे। फिर उसके चोट पर बैंडेज करते हुए कुछ दवाई देकर बोले, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा सा चोट है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस इनके मन में डर बैठ गया है, पर आप लोगों के साथ रहते रहते ये आज के हादसे को भूल जाएंगी। फिर डॉक्टर कामाक्ष को देखते हुए कहा, वैसे छोटे मालिक, बस इतनी छोटी सी तो चोट आई थी, उसके लिए आपने हम पूरे डॉक्टर टीम को ही बुला लिया। कामाक्ष डॉक्टर का सवाल का उल्टा जवाब देते हुए बोला, वो इसलिए कि अगर तुम्हारी वजह से हमारी मदिराक्षी को थोड़ा सा भी दर्द होता ना तो तुम्हारा इलाज यही सारे डॉक्टर करते, इसीलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चमचों को भी बुला लिया। कामाक्ष के मुंह से अपने बारे में ऐसा सुन डॉक्टर सकपका गया। फिर वो जल्दी से अपनी डॉक्टर की टीम के साथ महल से चला गया। वहीं सिया हंसते हुए बोली, वाह भाई साहब वाह, हमारी होने वाली भाभी को इतनी सी ही चोट क्या लगी, आपने पूरी डॉक्टर की टीम को ही बुला लिया। आपको पता भी है इतने डॉक्टर की टीम में तो 50 लोगों का इलाज हो जाए 1 घंटे में, और आपने सिर्फ मदिराक्षी के लिए ही अकेले इतना डॉक्टरों को बुला लिया। कामाक्ष उसे घूरते हुए कहा, लगता है डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा बाबा सा, इसे कह दीजिए चुप हो जाए, वरना अगली बार डॉक्टर कुछ देर में वापस आकर आपकी बेटी को चेक करके जाने वाले हैं। इतना सुन राघव हंस पड़ा और सिया गुस्से से राघव को घूरने लगी।
वहीं जयसिंह अपनी सख्त आवाज में बोले, बस करो तुम तीनों, ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का। भरत जी अपनी बेटी के पास आते हुए उसे मिलते हैं। मदिराक्षी अपने बाबा सा को देख उनके गले लग गई। ये देख सिया बोली, वाह जी वाह, मतलब हमको भूल गई आप। अरे हम भी तो कब से लाइन में खड़े हैं आपसे मिलने के लिए। पता है सुबह से आकर मालिनी काकीसा के साथ आपके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, पर देखो पहले तो भाई सा ने आपको बचा करके पूरा क्रेडिट ले गए और दूसरा काका सा। सिया की आते सुन मदिराक्षी हंसते हुए बोली, अच्छा तो आपको अब हमारे बाबा सा से ही जलन हो रही है। चलिए आइए मिल लीजिए हमसे। उसके बाद सिया भी जाकर मदिराक्षी के गले लगकर उसे कस के गले लगाते हुए बोली, हमने आपको बहुत याद किया मदिराक्षी। ये सब देखते हुए कामाक्ष कहा, इतना भी कस के मत दबाओ उसे वरना जान निकल जाएगी मोटी। मदिराक्षी हंसते हुए कामाक्ष से बोली, वाह कुंवर सा, आपकी आदत अभी भी नहीं कि हमारी सिया को मोटी कहने की। वही सिया भी मौका पाकर मदिराक्षी के बगल बैठते हुए बोली, सिर्फ मोटी ही नहीं, अभी तो लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है इनकी शिकायत के लिए, एक बार मौका मिलने दीजिए फिर हम आपको इनकी शिकायत बताने वाले हैं। इतना कहते ही सिया कामाक्ष को वही देखी तो कामाक्ष जो सिया को घुरे जा रहा था। अब क्या होगा राजेंद्र चौधरी का वार दुश्मनी होने पर भी प्रीतम क्योंकि कामाक्षी की मदद और आरंभ प्रयागराज आते ही कहाँ चला गया। सो गाइज अभी ये स्टोरी ऑडियो बुक के लिए एडिट हो रही है, तो हो सकता है आप लोग को आगे के कुछ ओल्ड एपिसोड भी मिल जाएंगे, सो प्लीज़ 5-6 चैप्टर स्किप करके रीड करिएगा। 9 आरंभ अद्राक्षी की पहली मुलाकात। कामाक्ष को चिढ़ाते हुए सिया आगे बोली, देखिए कैसे घुरे जा रहे हैं, जैसे लगता है अभी हमारा स्वर्ग का टिकट कटवाने वाले हैं। मदिराक्षी हंसते हुए कामाक्ष से बोली, बस करिए कुंवर सा, अब कितना डराएंगे हमारी प्यारी सहेली को। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद राघव बोला, अगर आप सबका ये सहेली मिलाप, बाबा सा मिलाप, प्रेमी मिलाप हो गया हूँ तो हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर ले, क्योंकि इन जनाब की वजह से हम सुबह से कुछ नहीं खा पाए हैं हुजूर। हमें सुबह से अपने पीछे दौड़ाए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। भरत जी बोले, आप सच में पूरे के पूरे अपने बाप पर ही गए हैं। राघव अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, लगता है आप हमारे बाबा सा को अच्छे से पहचानते नहीं हैं, ये मत भूलिए कि वो एकदम खड़ूस और गुस्सैल मिजाज के हैं, हमारी तरह मजाकिया नहीं। भरत बोले, वही हम भी कह रहे हैं कि एक वक्त पर वो भी ऐसे ही हुआ करते थे, डरपोक और मजाकिया। अब देख लो, अब लगता है अपनी आंखों से ही लोगों को खत्म कर देंगे। वहीं राघव को अपने बाबा अर्पित के बारे में ऐसी बात सुन हैरानी से भरत जी के पास जाते हुए बोला, और बताए हमारे बाबा सा के बारे में, हम भी जाने कि हमारे बाबा सा का कितने डरपोक थे। भरत बोले, हम तुमको कोई ऐरे गहरे इंसान नजर आते हैं जो चले तुम्हारे बाबा सा की राम कथा लेकर तुम्हें सुनाए। राघव बोला, आप ही ने शुरू की है रामायण, अब शुरू किया है तो खत्म कर जाए ना। भरत जी अपना सिर हिलाते डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। जिसके बाद राघव जय सिंह से बोला, आप ही बता दीजिए बाबा सा के बारे की, कैसे थे हमारे बाबा सा। जय सिंह जी बिना कुछ बोले वहां से चल दिए। जिसके बाद राघव मालिनी और साक्षी की तरफ, तो मालिनी जी साक्षी को काम का बहाना देकर वहां से निकल ली। जिसके बाद राघव के एक कंधे पर कामाक्ष और दूसरे कंधे पर सिया अपने हाथ रखते हुए दोनों एक साथ बोले, लो बेटा तुम्हारी यही इज्जत है, एक काम करो जाकर अपने बाबा से ही पूछ लो कि वो कैसे थे। इतना कहकर वो दोनों भी वहां से चले गए और राघव बेचारा मुंह फुलाकर उनके पीछे चलते हुए मन में बोला, इन सबको बाद में देखेंगे, पहले कुछ अपने पेट में धकेल लें। प्रयागराज। अद्राक्षी महल में अपने कमरे की बालकनी पर बैठे बाहर का नजारा देख रही थी। तभी चुनमुन आकर बोली, आप यहाँ बैठी है राजकुमारी साहिबा। इतना कहकर चुनमुन अद्राक्षी के बगल बैठ गई और अद्राक्षी चुनमुन की गोद में अपना सिर रखकर वही झूले पर लेट गई। ये देख चुनमुन बोली, क्या हुआ, आज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। अद्राक्षी बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। चुनमुन बोली, आप यही सोच रही हैं ना अद्राक्षी कि आप हम लोगों से दूर शिव के साथ रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी। इतना सुन अद्राक्षी चुनमुन की कमर को कस के पकड़ते हुए बोली, हाँ चुनमुन, हम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम शिव जी से शादी करें कि ना करें।
हमें आप लोगों से दूर नहीं जाना। चुनमुन अद्राक्षी के बाल को हाथ से सहलाते हुए बोली, एक दिन सभी लड़कियों को जाना होता है अद्राक्षी, और आपको भी एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही है। अब देखिए ना, बहुत जल्द आपकी शादी शिव से हो जाएगी और आप अपने ससुराल चली जाएंगी। आद्राक्षी अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बैठते हुए चुनमुन से बोली, ये मत भूलिए चुनमुन की वो ससुराल आपका ही है, हम भी शादी करके आपकी ही ससुराल जा रहे हैं, आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ, आप भी चलिए ना हमारे साथ प्लीज। चुनमुन बोली, हम आएंगे अद्राक्षी, पर अभी नहीं, बस कुछ दिन और उसके बाद हम आपके पास हमेशा के लिए आ जाएंगे, फिर हम दोनों ही मिलकर अपने ससुराल पर राज करेंगे। वही शिव और आदित्य जो वहां पर खड़े चुनमुन अद्राक्षी की बात सुन रहे थे से। आदित्य बोले, अच्छा जी, यहाँ प्लानिंग बनाई जा रही है कि ससुराल में कैसे राज करना है। वही चुनमुन पीछे की ओर देखते हुए बोली, आप लोग यहाँ कब आए। वही शिव बोला, तब जब आप अद्राक्षी के कमरे में आ रही थी उस वक्त हमने सोचा था कि हम आकर अद्राक्षी के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, पर आप पहले ही आ गई, इसीलिए आपको यहाँ से भेजने के लिए हम चाचा जी को यहाँ लेकर आ गए, पर हमें क्या पता था कि यहाँ पर हम सबके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। वहीं चुनमुन आदित्य को घूरते हुए बोली, अच्छा यहाँ चाचा भतीजे मिलकर हमारी बातें सुन रहे हैं चुपके चुपके। चुनमुन से ऐसी डांट खाते समय आदित्य शिव को घूरते हुए बोले, तुम मेरे ही भतीजे हो या दुश्मन, हमें ही हमारी बीवी से डांट करवाने में लगे रहते हो। उद्धरण चिन्ह। शिव बोला, सॉरी चाचा जी, पर हम आपके भतीजे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन अद्राक्षी की मौसी हमारी मौसी जरूर है, ये आपको पता होगा कि अगर होने वाली बीवी को खुश रखना है पहले उसके परिवार वालों को पटाना पड़ता है ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिव चुनमुन को साइड हग कर लिया। वही चुनमुन भी हंसते हुए बोली, देख लिया, ये है हमारी सेना, अब क्या करेंगे आप मिस्टर आदित्य राजपूत। वही अद्राक्षी आदित्य के साइड जाकर बोली, अच्छा जी, अगर आपने भी अपनी टीम बना ली है तो हमने भी अपनी टीम बना ली है, हम मौसा जी के साइड रहेंगे। इतना कहकर अद्राक्षी आदित्य को हाई फाई दी। तभी चिराग आकर बोला, और मैं कहाँ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। शिव ने कहा, उसकी फिक्र आप मत करिए छोटे राजकुमार, आपके लिए भी कोई फीमेल चिराग ढूंढ ही लेते हैं, उज्जैन के छोटे राजकुमार के लिए छोटी राजकुमारी कैसा होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना सुन चिराग बोला, नहीं नहीं, हमारे लिए हमारी मिष्टी बहुत है, हमें कोई राजकुमारी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारी मिष्टी ही राजकुमारी है। उद्धरण चिन्ह। शिव ने बोला, ये मिष्टी कौन है। उद्धरण चिन्ह। अद्राक्षी बोली, ये हमारे बगल में ही रहती है, छोटी सी लड़की। चिराग और मिष्टी दोनों साथ ही स्कूल आते जाते हैं और साथ में खेलते कूदते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव चिराग को गोदी उठाते हुए कहा, लीजिए चाचा जी, आपका बेटा पूरी तरह आपके ही जैसे निकला, जैसे आप भी बचपन से चाची जी से प्यार करते आए हैं और इसे भी अभी से प्यार हो गया है। ये सुन वो सब हंसने लगे। चिराग गुस्सा करते हुए शिव से बोला, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव अपने कान पकड़ते हुए बोला, अरे राजकुमार, हमारी क्या मजाल की हम आपका मजाक उड़ाए। उद्धरण चिन्ह। और ऐसे ही वो लोग आपस में नोक झोंक भरी बातें करते हुए साथ में वक्त बिताकर कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरा दिन सुबह का वक्त। वही पूरी रात किसी काम की वजह नहीं आया, आरंभ महल नहीं आया। शिव, अद्राक्षी और चिराग तीनों ही सुबह सुबह मनकामेश्वर मंदिर के लिए निकल गए थे। उनके जाने के बाद ही जब आरंभ महल आया तो नंदिनी जी कब से आरंभ का इंतजार कर रही थी। आरंभ के आते ही नंदिनी जी आरंभ को डांटते हुए बोली, ये क्या आदत है आपकी आरंभ, आप यहाँ हम लोगों के साथ वक्त बिताने आए हैं कि अपने काम के सिलसिले से, आप जहाँ भी गए बस आपका काम ही शुरू हो जाता है। खैर छोड़िए, हम सब मंदिर के लिए निकल रहे हैं, आप भी जाइए, जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ मंदिर जाइए, इसमें कोई आनाकानी नहीं सुनेंगे हम। आरंभ भी नंदिनी जी की बात मानते हुए थोड़ी देर बाद तैयार होकर सबके साथ मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर में शिव, अद्राक्षी, चिराग तीनों ही पहले से ही दर्शन करके घाट किनारे पर पैर लटका कर बैठे हुए थे। चिराग मूंगफली खाते हुए शिव, अद्राक्षी को देखकर बोला, आप दोनों में से इस पानी में ज्यादा देर तक कौन डुबकी लगा सकता है। उद्धरण चिन्ह। अद्राक्षी बोली, हम। उद्धरण चिन्ह। शिव बोला, नहीं हम।
चिराग शिव को चिढ़ाते हुए बोला, नहीं भाई सा, इस मामले में आप हार जाएंगे क्योंकि इसमें दीदी आगे हैं। आपको पता है दीदी बिना सांस लिए पानी के अंदर 1 मिनट से ज्यादा रह सकती है। उद्धरण चिन्ह। शिव भी ये जानकर हैरान रह गया, पर वो अपनी हैरानी को छुपाते हुए हकलाकर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी रह सकते हैं पानी में 1 मिनट क्या 2 मिनट। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अद्राक्षी बोली, अच्छा हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि कौन पानी में ज्यादा देर तक रह सकता है। उद्धरण चिन्ह। वही दीवान फैमिली और आदित्य चुनमुन भी मंदिर आ चुके थे। आरंभ नदी की ओर देखते हुए अपनी माँ से बोला, माँ सा बाबा सा सब जाए, हम एक बार गंगा जी में डुबकी लगाकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, पर भाई सा आप महल से नहाकर आए हैं, अब क्या जरूरत है आपको ये गंगा जी में डुबकी लगाने की। आदित्य बोले, आप नहीं समझेंगे, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इस गंगा जी में स्नान करने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने शरीर को साफ करें, इसलिए क्योंकि वे अपने मन के मैल को और अपने पाप को धो सकें। आरव धीरे से आरवी के कान में बोला, इसका मतलब भैया पापी है जो वो यहाँ पर अपना पाप धोने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आरवी जोर जोर से हंसने लगी। आरंभ आरवी को घूर घूर कर देखने लगा, जिसे देख आरवी डरकर तुरंत चुप हो गई। फिर आरंभ आरव से अपने कपड़े लेकर पानी की ओर बढ़ चला। वहीं दूसरी ओर पानी की तरफ, जहां इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी को देख शिव की हालत खराब हो रही थी। अद्राक्षी पूरी तरह से डुबकी लगाने को तैयार थी। चिराग को अपना फोन देते हुए बोली, अब काउंट करते रहना कि मैं कितनी देर तक पानी में डुबकी लगाई रहती हूँ, उसके बाद आपकी बारी है मिस्टर शिवांश राजपूत डुबकी लगाने की। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अद्राक्षी पानी की ओर चली जाकर धीरे धीरे पानी में डुबकी लगाकर एकदम पानी में गायब हो गई। ये देख चिराग हंसते हुए शिव से बोला, चलिए भाई सा, हमारा काम हो गया, अब आप हमें घुमाए और यहाँ अद्राक्षी दीदी लगाती रहेंगी डुबकी। उद्धरण चिन्ह। शिव हैरानी से चिराग को देखते हुए बोला, ये क्या चिराग, आपने झूठ बोला। उद्धरण चिन्ह। चिराग बोला, और क्या दीदी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, वरना पता है ना दीदी चक्कर में हम घूम ही नहीं पाते, अब आप हमें चलिए घुमाए वरना इस ठंडे पानी में आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। शिव भी पानी में डुबकी लगाने से बचने के लिए चिराग के साथ चुपचाप वहां से निकल लिया। पर उसी के बगल से आरंभ जो पानी की तरफ आ रहा था, उस वक्त उसने एक धोती लपेट रखी थी और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसका गठीला बदन जो साफ साफ दिख रहा था, वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपना हाथ जोड़कर पानी में जाकर झुकते हुए पानी में डुबकी लगाया। मंदिर में नंदिनी जी पंडित जी को अपने बेटे की कुंडली देते हुए बोली, लीजिए पंडित जी हमारे बेटे की कुंडली और बताइए हमारी बेटे की जीवन में कोई लड़की का योग है कि नहीं, हमारे बेटे की जिंदगी में भला कोई लड़की कदम रखेगी कि हमारा बेटा कुंवारा ही रहने वाला है। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी वो कुंडली देख अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, कदम रखने वाली है नहीं, कदम रख चुकी है, वो आ चुकी है, वो आपके बेटे की जिंदगी, ये आज की हवाएं, ये मंदिर, ये पानी, ये सब गवाह है उन दोनों के आजामने सामने आने का, हो रहा है उन दोनों का आमना सामना सालों बाद। उद्धरण चिन्ह। वहीं पास खड़े आरवी आरव से खुसफुसाते हुए बोली, ये पंडित जी कुछ ज्यादा फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहे भाई साहब, देखे ना जैसे लग रहा है किसी टीवी का फिल्मी डायलॉग लाकर चिपका रहे हैं मासा को। वही आरव बोला, क्या हुआ देख लेते हैं, हम भी साक्षात गवाह बन जाएं, आखिर कौन है वो लड़की जो हमारे भाई के जिंदगी में कदम रख रही है और कौन है वो, क्या सच में दोनों का आमना सामना हो भी रहा है। ये भाई सा बस अकेले में ही डुबकी लगाए जा रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों चुपचाप मंदिर से घाट की ओर आ गए। आरवी पानी की ओर देखते हुए बोली, यहाँ भाई सा का ही पता नहीं चला रहा, लड़की दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। तभी आरव को पानी में हलचल होते दिखा और आरव आरवी को पानी में देखते हुए बोला, वो देखो पानी में कुछ हलचल हो रही है। उद्धरण चिन्ह। वहीं पानी में जहां अद्राक्षी को डुबकी लगाए 1 मिनट होने वाला था और ठीक उसी के सामने आरंभ भी पानी में डुबकी लगाए हुए था। जैसे ही आरंभ पानी से बाहर आया, ठीक उसी के सामने अद्राक्षी भी पानी से बाहर आई। अपने सामने इतने नजदीक हलचल होते सुन आरंभ जब अपनी आंखें खोलकर सामने मौजूद अद्राक्षी को देखा तो उसकी आंखें बस अद्राक्षी पर ही टिक गई। वो उसकी खूबसूरती को ही देखते देखते बस उसमें खो गया।
अद्राक्षी जो कि उस वक्त पानी में भीगने की वजह से अपने मुंह से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उस वक्त उसकी आंखें बंद थी पानी की वजह से, उसके बाल जो उसके चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे और कपड़े भी भीगने की वजह से साफ झलक रहे थे, जिसमें उसकी पतली कमर ना भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अद्राक्षी के होंठ जो ठंड की वजह से कांप रहे थे। आरंभ अद्राक्षी को खूबसूरती को ही देखता रह गया था। तभी मंदिर से मंत्र उच्चारण की आवाज घंटियों के साथ गूंजने लगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वहीं पास में खड़े आरव और आरवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पंडित जी ने कहा था आखिरकार वो सच हो ही गया। उनकी भाई के सामने एक लड़की मौजूद थी, वो भी इतनी देर से, जिसे आरंभ बस निहारे जा रहा था। पानी में अद्राक्षी जब अपनी आंखें खोलकर अपने ठीक सामने आरंभ को देखी तो उसे देख हैरान रह गई। पर उस वक्त मंदिर से मंत्र उच्चारण की आवाज को सुनते हुए अद्राक्षी भी आरंभ को देख उसकी खूबसूरती में खो गई थी। उसका गठीला बदन, काली आंखें, उसके चेहरे की बनावट, ये सब देख बस अद्राक्षी बस उसे देखती रह गई। क्या अंजाम होगा आरंभ अद्राक्षी के इस पहली मुलाकात का, और अब क्या करेगा राजेंद्र चौधरी? कमाक्ष अपने परिवार को राजेंद्र के वार से बचा पाएगा? छठेन अद्राक्षी आरंभ की नोक-झोंक। तभी वहां पर अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी और मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। पानी में लहरें आनी शुरू हो गई। अचानक बदले हुए मौसम को देख आरंभ और अद्राक्षी दोनों ही पानी से बाहर की ओर गए, पर अद्राक्षी जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखी कि उसका पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरी। उस वक्त पानी की लहरें तेज हो चुकी थी। पानी का बहाव भी तेज हो गया था, जिसकी वजह से अद्राक्षी पानी में बहने लगी। ये देख आरंभ अद्राक्षी की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश किया, पर वो भी पानी में अद्राक्षी की ओर बहने लगा। दूर खड़े आरव आरवी जब आरंभ अद्राक्षी को बहता हुआ देखा, वो जल्दी से आदित्य, हरीश चंद जी को बुला कर ले आए। पर तब तक अद्राक्षी आरंभ पानी के साथ बहते हुए मंदिर से दूर जा चुके थे। सारे गार्ड आकर दीवान फैमिली को कवर कर लिए। चुनमुन अद्राक्षी के बारे में सुन रोने लगी और वो आगे की ओर बढ़ती कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। चुनमुन चीखते हुए बोली, नहीं, हमारी बच्ची को बचाने दीजिए, हमें जाने दीजिए आदित्य, हमारी बच्ची पानी में बह रही है, हमें उसे बचाना है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य चुनमुन को संभालते हुए बोले, शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा, अद्राक्षी को वो सही सलामत वापस आ जाएगी, हम अभी अपने टीम को उनकी तलाशी करने के लिए भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य किसी तरह चुनमुन को शांत कर पूरी दीवान फैमिली के साथ महल वापस आ गया। उस वक्त अचानक ही पूरे प्रयागराज में मौसम बदल गया था, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। आदित्य फोन पर अपने ऑफिसर को बोले जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बच्ची किसी भी कीमत पर चाहिए। आज की आज मदीन के आसपास का पूरा इलाका छान मारो, हर एक चप्पा चप्पा खोजो, 24 घंटे के अंदर आरंभ अद्राक्षी मिल जाने चाहिए। शिव आदित्य को शांत करते हुए बोला, आप चिंता मत करिए चाचा जी, अद्राक्षी मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आएगी, हम खुद उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिव अपने गार्ड के साथ महल से चला गया। दूर एक नदी किनारे जहां अद्राक्षी और आरंभ एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए बेहोश पड़े थे। थोड़ी देर बाद आरंभ को होश आया, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोला। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने अद्राक्षी बेहोश पड़ी थी। आरंभ उठकर बैठते हुए आसपास देखा, जहां उसके पीछे की ओर जंगल, सामने सब जगह सिर्फ पानी ही पानी था। फिर वो अपने बगल बेहोश पड़ी अद्राक्षी को उठाने की कोशिश किया, पर अद्राक्षी होश में नहीं आ रही थी। ये देख आरंभ हिचकिचाते हुए उसके नर्म पेट पर हाथ रखकर हल्का हल्का दबाया, जिससे अद्राक्षी के मुंह से पानी निकला। फिर आरंभ अद्राक्षी के सिर को अपनी गोद में रखकर उसे जगाने की कोशिश किया। अद्राक्षी भी धीरे धीरे अपनी आंख खोली। जब वो अपने सामने किसी अनजान शख्स को देखी तो वो तुरंत झटके से उससे दूर हो गई और हैरानी से आरंभ को देखने लगी। आरंभ अद्राक्षी की भावनाओं को समझकर उसे तसल्ली देते हुए बोला,
डरने की कोई बात नहीं है, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम सिर्फ आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बचाते बचाते हम भी आपके साथ पानी में बहाए। जिसके बाद आरंभ उठकर उस जगह के आसपास का जायजा लेने लगा। अद्रांक्षी भी अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़ी हुई, पर उस वक्त उसके पैर में हल्की सी चोट आई हुई थी जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी कि आरंभ अद्रांक्षी को अपनी बाहों में थाम लिया। उस वक्त आरंभ का हाथ अद्रांक्षी के कमर पर था और अद्रांक्षी का हाथ आरंभ के गर्दन पर, और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोसे गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपने होश में आते हुए एक दूसरे से अलग हुए। उस वक्त अद्रांक्षी को हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी जिसकी वजह से उसने अपने हाथों को आपस में बांध रखा था। आरंभ अद्रांक्षी से बोला, हमें इसी जंगल के रास्ते जाना होगा, तभी हमें मदद के लिए कुछ सहायता मिल सकती है। वैसे भी यहाँ पीछे चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। अगर आप हमारे साथ चल रही है, हमारे पीछे आ सकती है। इतना कहने के बाद आरंभ जंगल की ओर चलने लगा। अद्रांक्षी मन में बुदाबुदाते हुए बोली, कितना आंकड़ू है, बोल ऐसे रहा है जैसे कोई राजा हुक्म दे रहा हो। एक बार हम अपने महल पहुंच जाए तब हम इन्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बुदाबुदाते हुए अद्रांक्षी आरंभ के पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलते चलते आरंभ अद्रांक्षी को एक बस्ती नजर आई। वो दोनों साथ में ही उस बस्ती की ओर चल दिए। उस बस्ती के लोग आरंभ अद्रांक्षी को हैरानी से देखे जा रहे थे क्योंकि उस वक्त अद्रांक्षी के कपड़े जो घिले थे और आरंभ जिसने सिर्फ एक धोती लपेट रखी थी। लोगों को अपनी ओर ऐसे घूरता देख अद्रांक्षी को अजीब लगा। वो आगे बढ़कर आरंभ की कलाई पकड़कर उसके पीछे चलने लगी। जब आरंभ को अपने इतने नजदीक अद्रांक्षी महसूस हुई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों चलकर एक कुछ लोगों के आगे रुककर उनसे मदद मांगने के लिए आरंभ ने बोला, क्या हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता पता चल सकता है? दरअसल हम पानी में बहते हुए हम यहाँ तक आ गए। उद्धरण चिन्ह। ये देख वहाँ के गांववासी आरंभ और अद्रांक्षी को देख उनसे पूछे, पर तुम दोनों कौन हो और इस तरह ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन अद्रांक्षी जल्दी से आगे आकर बोली, हम दोनों पति पत्नी हैं। दरअसल हम यहाँ अपनी शादी के बाद ही मंदिर आए थे पूजा करने, जहाँ पर ये जब पानी में स्नान कर रहे थे तभी पानी में अचानक बहुत तेज बहाव आ गया और ये बहने लगे। बस इन्हें बचाते बचाते हम भी पानी में कूद कर गए और इनके साथ पानी में बहते हुए यहाँ तक आ गए। आरंभ अद्रांक्षी के मुंह से इतना सुन हैरान था। सबसे पहला झटका उसे इस बात का लगा कि अद्रांक्षी ने उसे सबके सामने अपना पति बोला। दूसरा झटका कि अद्रांक्षी उसे बचाने के लिए पानी में कूदी थी। वो यही सब सोच ही रहा था कि उनमें से एक औरत जिसका नाम शीला था वो बोली, ठीक है तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जिसके बाद शीला आरंभ अद्रांक्षी को एक घर की ओर ले गई। उद्धरण चिन्ह। वो उन दोनों ले जाकर आरंभ अद्रांक्षी को कुछ कपड़े देकर अंदर कमरे की ओर इशारा करके बोली, आप दोनों वहां जाकर कपड़े बदल लीजिए, हम आपके ठहरने का इंतजाम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अद्रांक्षी बोली, नहीं, हमें आज ही वापस जाना है, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। शीला बोली, आप ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि अब रात हो चुकी है और इस बस्ती से बाहर जाना मतलब जान को जोखिम में डालना, क्योंकि यहाँ के आसपास जंगली जानवर बहुत घूमते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो आप दोनों को आज रात यही रहना पड़ेगा, कल सुबह होते ही हम खुद आपको इस बस्ती के बाहर छोड़ने चलेंगे। इतना कहकर शीला वहां से चली गई। शीला के जाने के बाद ही आरंभ अपने कपड़े रखकर अद्रांक्षी को पकड़ उसे दीवार से सटाते हुए बोला, ये क्या था? आपने बाहर सबको ये क्यों कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं और आपने हमें बचाया है? अद्रांक्षी को आरंभ के इतनी नजदीक आने की वजह से अजीब सा महसूस होने लगा और उसके हाथों में आरंभ की पकड़ की वजह से दर्द भी होने लगा। जिसे देखा आरंभ अद्रांक्षी पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए उससे बोला, अब बोलिए, आपने क्यों कहा सबके सामने कि हम दोनों पति पत्नी हैं? उद्धरण चिन्ह। अद्रांक्षी बोली, वो इसलिए क्योंकि हमारी जान बच सके। आप शायद यहाँ के नहीं हैं पर हम हैं और हम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ये जो गांव देख रहे हैं ना, अगर हमने इन सब के सामने ये कह देते कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, जरूर ये हमारी मदद भी नहीं करते और इस तरह एक लड़के लड़की को बिना किसी रिश्ते के एक साथ देख हमारे साथ बहुत बुरा हाल करते।
क्योंकि हमने सुना था इस गांव के बारे में। एक बार हमारी सहेली जो अपने दोस्त के साथ घूमते फिरते इस गांव में आ गई थी। जब गांव वालों को पता चला कि एक लड़का और लड़की बिना किसी रिश्ते के ऐसे अकेले एक साथ रह रहे हैं और घूम रहे हैं, तो उन्होंने उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी। और इसी शादी से बचने के लिए हमने झूठ बोला। सोचिए, अगर हम बाहर बता देते कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है तो अब तक हम दोनों सच में पति पत्नी बन चुके होते हैं। इतना सुन आरंभ अद्राक्षी से दूर हो गया और अपने कपड़े लेकर बदलने चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ उसने एक कुर्ता पजामा पहन रखा था और वो बाहर बैठकर आग के पास बैठकर अपने शरीर को गर्म कर रहा था ठंड से बचाने के लिए। तभी उसकी नज़र घर की ओर गई। सामने अद्राक्षी एक पीले रंग की साड़ी पहन कर आ रही थी। उस वक्त उसके बाल जो हल्के हल्के गीले थे और उसका चेहरा जो फूल की तरह खिल रहा था। आरंभ बस अद्राक्षी को ही एकटक देखे जा रहा था। अद्राक्षी भी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर की ओर आकर आरंभ के सामने बैठ गई। पर आरंभ की नज़र अद्राक्षी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी शीला आकर बोली, आप लोगों ने कपड़े बदल लिए, चलिए अच्छा हुआ, अब हम आप दोनों के लिए खाना लगवा देते हैं, आइए आप लोग खाना खा लीजिए। जिसके बाद आरंभ अद्राक्षी दोनों ही खाना खाने के लिए चले गए। जब सोने का वक्त आया तो शीला आरंभ अद्राक्षी को एक कमरे में लाकर बोली, ये हमने आप दोनों के लिए कमरा तैयार करवा दिया है, अब आप दोनों यहाँ पर रात भर आराम करें और कल सुबह होते ही हम आपको इस बस्ती के बाहर ले चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शीला उस कमरे से चली गई। ये सब देख अद्राक्षी को यही महसूस हुआ कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और वो मन में यही सोचने लगी, हे भोलेनाथ, आपने हमें कहाँ फंसा दिया। हमने बस इस शादी से बचने के लिए ही इस झूठी शादी का झूठ बोला था, पर हमें क्या पता था कि इस अनजान शख्स के साथ हमें एक ही कमरे में रात बितानी पड़ेगी, वो भी इस झूठ की वजह से। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां मौजूद आरंभ अद्राक्षी के कान के पास आकर बोला, लगता है आपको खड़े खड़े सोने की आदत है, तभी आप अभी तक खड़ी है। अद्राक्षी होश में आते हुए आरंभ से दूर होकर बोली, दूर रहिए हमसे और हमारे नज़दीक भी मत आइएगा, माना कि हमने सबके सामने एक दूसरे को पति पत्नी बोल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच में पति पत्नी हैं और आप हमारे साथ एक रात। इतना कहकर अद्राक्षी चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डर की वजह से वो क्या क्या बोल गई। आरंभ अपनी हंसी को छुपाते हुए अद्राक्षी से बोला, अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया, हम भूल ही गए थे कि आपने सबके सामने हम दोनों को पति पत्नी कहा है। उद्धरण चिन्ह। उस हिसाब से हमारी पहली रात हुई ना, आज की रात मतलब की सुहाग रात। ये सुन अद्राक्षी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अद्राक्षी अपने कदम पीछे की ओर लेते हुए आरंभ को उंगली दिखाकर बोली, खबरदार, जो हमारे नजदीक आने की कोशिश की, हम सच कह रहे हैं। हम अपने प्रयागराज में कुंग फू कराटे के लिए बहुत फेमस है, हम आपकी हड्डियां सारी चकनाचूर करके चूरन बना देंगे अगर हमारे नजदीक आए तो। उद्धरण चिन्ह। तभी आरंभ अद्राक्षी को इतना डरा हुआ देख उसके करीब आने लगा। ये देख अद्राक्षी की हालत और खराब होने लगी। वो पीछे की ओर बढ़ाते हुए दीवार से टकरा गई। आरंभ भी उसके एकदम करीब आ गया। ये देख अद्राक्षी अपनी मुट्ठियों को कस के बांधते हुए अपनी आंखें कसके बंद करके अपना चेहरा एक साइड करके बड़बड़ाते हुए बोली, हे गंगा मैया बचा लो, हे गंगा मैया। उद्धरण चिन्ह। आरंभ को बस अद्राक्षी के इस मासूमियत भोलेपन पर हंसी आ गई। वो अद्राक्षी से दूर होते हुए जोर जोर से हंसने लगा। जब अद्राक्षी के कान पर आरंभ के हंसने की आवाज पड़ी तो वो अपने होश में वापस आकर अपनी आंख खोलकर सामने आरंभ को देखी, जो उसी के ऊपर हंसे जा रहा था। अद्राक्षी बस आरंभ को हंसता देख उसकी हंसी में ही खो गई। वो बस आरंभ को एकटक निहारने लगी। फिर आरंभ अद्राक्षी को खोया हुआ देख उसके करीब आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अद्राक्षी गिरने की डर के वजह से आरंभ की गर्दन को कस के पकड़ ली, जिसकी वजह से अद्राक्षी के नाखून आरंभ की गर्दन पर चुभ गए। और अद्राक्षी हैरानी से आरंभ से बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? हमें नीचे उतारिए वरना हमारा कुंग फू वाला अवतार शुरू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
पर आरंभ अद्राक्षी की बात को अनसुना करके उसे वहां पर चारपाई पर आराम से लेटाते हुए कहा, आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप यहाँ सो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरंभ अद्राक्षी से दूर होकर एक चटाई को लेकर उसी कमरे में बिछाकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त आरंभ के पास हो ओढ़ने के लिए ना कोई कंबल था, ना ही सिर रखने के लिए एक तकिया। वो बस अपनी हथेली पर सिर रखकर ऊपर छत की ओर देखे जा रहा था। अद्राक्षी आरंभ की तरफ अपनी करवट लेकर आरंभ को देखे जा रही थी। आरंभ छत की ओर देखते हुए कहा, अगर आप हमें ऐसे ही निहारती रहेंगी तो हम आपके बगल भी आकर सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना सुन अद्राक्षी हैरान रह गई। वो जल्दी से अपना करवट बदलकर आरंभ की तरफ पीट कर लेट गई। क्या आरंभ और अद्राक्षी का इस तरह मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है कि किसी की साजिश? आरंभ का क्या मकसद है अद्राक्षी से? उसके प्रयागराज आने की क्या वजह है? नोटिस टाइम गाइज। मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पूरी तरह से केवल 10 अध्याय अपलोड करने जा रहा हूं। यदि आप सभी और एपिसोड चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।